Hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So आज कॉमर्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 हम लेकर आए हैं और इस चैप्टर के अंदर हम सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं विच इज देयर इन आवर सिलेबस। तो बॉस, अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है और आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो हमारे स्टडी मटेरियल के फ्री सेक्शन के अंदर आपको सारे नोट्स जितने चैप्टर हमारे यूट्यूब के ऊपर आ गए हैं वो मिलते चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एंड आपको बताना चाहते हैं, अगर आपको हमारे साथ लाइव पढ़ना है तीनों सब्जेक्ट्स बीट अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, तो आप जाकर फटाफट से एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और स्पार्टन्स के अंदर हम लोग आपका वेट कर रहे हैं। चलो बच्चावाड़ी, इस चैप्टर में हम लोग कंपनीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या क्या हमारे सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक हमें कवर करना है, तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ अ कंपनी, फीचर्स ऑफ अ कंपनी, डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप, ये मैं आपको होमवर्क दूंगा। आज पार्टनरशिप पढ़ा चुका हूं, कंपनी अभी पढ़ा रहा हूं, दोनों के बीच में डिफरेंस तुम लिखकर दिखाओगे इसी नोट्स में, आराम आराम से पढ़ लेना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉइंट्स ऑफ कंपनी क्या है, मेरिट्स ऑफ कंपनी क्या है, डीमेरिट्स ऑफ कंपनी क्या है, और लास्ट टॉपिक जो कि है कॉजेस ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ अ कंपनी, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको कर देते हैं अपन लोग कट। ठीक है ना मेरे भाई? चलो शुरू करते हैं और जल्दी से जानते हैं ये कंपनी क्या है। सुना तो होगा आप सबने कि यार हमको भी बड़े होके ना बहुत बड़ी कंपनी बनानी है। कंपनी होता क्या है, कंपनी का पूरा नाम क्या होता है, और ये कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, सब जानते हैं। कंपनी को हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस हैविंग अ सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। अब यहां पर बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला है सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं मेरे भाई लोग, किंगफिशर विजय माल्या की कंपनी थी। अब विजय माल्या तो जा चुके हैं इंडिया छोड़कर, ठीक है ना, एब्सकॉन्डेड हैं, लेकिन आज भी किंगफिशर हमारे देश में काम कर रही है। इसका मतलब क्या है? बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। तो यहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है एक कंपनी फ्रॉम इट्स ओनर्स। ओनर्स रहे, फाउंडर रहे या ना रहे या खत्म हो जाए, बिजनेस विल कंटिन्यू। आगे लिखा है परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? इसकी लाइफ, बिजनेस की लाइफ इसके ओनर की लाइफ से डिपेंडेंट नहीं होती है। ओनर रहे चाहे मर जाए, लेकिन क्योंकि एक लीगल एंटिटी है, इट विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड इट हैज अ कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या है? ये एक इंडिविजुअल यूनिट जैसा ट्रीट किया जाता है। इंडिविजुअल यूनिट कैसे ट्रीट किया जाएगा बेटा? ये किसी के ऊपर केस कर सकता है, कोई इसके ऊपर केस कर सकता है, ठीक है ना। तो एक जैसे एक इंसान जैसा इसको आप ट्रीट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? तो कंपनी क्या है? इसमें तीन कीवर्ड है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, परपीचुअल सक्सेशन है और कॉमन सील है। चलो बेटा, अब आते हैं हम लोग इसके फीचर्स के ऊपर। कम से कम 4 फीचर्स तो आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं फॉर योर एग्जामिनेशन। पहला है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। आओ देखो, अभी इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। अ कंपनी हैज डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। इसका अलग लीगल एंटिटी होती है, इसके मेंबर से इसका कोई भी मतलब नहीं है। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, मेक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फाइल सूट्स इन इट्स ओन नेम। कंपनी चाहे तो अपने लिए कार खरीद सकती है, असेट खरीद सकती है, और चाहे तो किसी के ऊपर केस भी कर सकती है। शेयर होल्डर्स आर नॉट द जॉइंट ओनर्स ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। कभी भी शेयर होल्डर कंपनी के प्रॉपर्टी के जॉइंट ओनर नहीं कहलाते हैं। सबको समझ में आ गया सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस क्या है? परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? परपीचुअल सक्सेशन मींस कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, मतलब ये बिजनेस कंटिन्यू करेगा चाहे ओनर रहे चाहे ना रहे। अ कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ द लॉ एंड ओनली द लॉ कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस। इट्स लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर। इसके मेंबर की लाइफ के ऊपर कंपनी की लाइफ डिपेंड नहीं होती है। कंपनी खुलती भी एक लॉ की वजह से, कंपनीज एक्ट 2013, और बंद भी लॉ के साथ ही होगी। आगे बढ़ते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी, ये तो सबसे अच्छा फीचर है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? अ कंपनी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, इट्स मेंबर्स कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी। द लाइबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर इज लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बाय हिम और टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय हिम। कहना क्या चाहते हैं, बात समझो। जितने भी एक कंपनी के मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं। लिमिटेड मतलब जितना पैसा मैंने कंपनी में लगाया है उतने पैसे की ही लाइबिलिटी है मेरी। उससे ज्यादा का अगर कंपनी ने लॉस किया है तो कंपनी झेलेगी, उसके मेंबर नहीं झेलेंगे। ये लिमिटेड लायबिलिटी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर
ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स को हम लोग डिवाइड करके एक बंदे से दूसरे बंदे पे हम ट्रांसफर करते हैं, तभी तो शेयर मार्केट पूरी चल रही है ना बेटा। लिखा है द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ शेयर, these shares are generally transferable, a shareholder is free to withdraw his membership from the company by transferring his shares। let's say मैंने टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीदे, मुझे थोड़े दिन तक ठीक लगा, मैंने फिर वो शेयर्स किसी और को बेच दिए, तो थोड़े दिन तक टाटा मोटर्स का मैं मेंबर था, अब जिसने शेयर खरीद लिया वो उसका मेंबर हो गया, इसे बोलते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। सब बच्चों को समझ में आ रहा है। आगे आते हैं कॉमन सील, इसके बारे में बात कर रहे थे। बीइंग एन आर्टिफिशियल एंटिटी, अ कंपनी कैन नॉट एक्ट एंड साइन इटसेल्फ, देयरफॉर इट एक्ट्स थ्रू ह्यूमन बीइंग्स। अब कंपनी को ना किसी सिग्नेचर, किसी ना किसी स्टैम्प की जरूरत पड़ती है। वो स्टैम्प कौन देगा? एक ह्यूमन आदमी, ह्यूमन पर्सन जो कंपनी को चलाएगा, जो कि डायरेक्टर होता है उस कंपनी का। ऑल द एक्ट्स ऑफ द कंपनी आर ऑथराइज्ड बाय इट्स कॉमन सील, द नेम ऑफ द कंपनी इज इनग्रेव्ड ऑन इट्स कॉमन सील। आपने मोहर सुना होगा ना, मोहर लगाना, स्टैंप लगाना, उस पर कंपनी का नाम लिखा होता है और वो होती है उसकी कंपनी की सील, की कंपनी के डायरेक्टर ने इस बात को प्रमाणित किया है। क्लियर है? कंपनी के डायरेक्टर ने इस बात को अप्रूव किया है। आगे बढ़ते, separation of ownership and control. Member have no right to participate directly in day-to-day management of a company. They elect their representatives called directors who manage the company affairs on behalf of its members. अब कंपनी के बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन सारे मेंबर्स कंपनी में काम नहीं करेंगे। वो एक डायरेक्टर को इलेक्ट करेंगे और ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स मेंबर्स डायरेक्टर काम करेगा। जैसे अगर मैं बोलूं रिलायंस ग्रुप के बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, मुकेश अंबानी उसके डायरेक्टर हैं, तो मुकेश अंबानी सारी बिजनेस के डिसीजंस को लेंगे। क्लियर है बेटा? सब बच्चों को समझ में आ गया। अगला, वॉलेंट्री एसोसिएशन। इसका मतलब क्या होता है? अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ सर्टेन पर्संस फॉर्म टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर पर्पस इन कॉमन। मेंबर्स ऑफ अ कंपनी कैन ज्वाइन इट, लीव इट एट देयर ओन फ्री विल। अब देखो, वॉलेंट्री एसोसिएशन मतलब किसी एक पर्पस के लिए कंपनी बनाई जाती है। जैसे मैंने कंपनी बनाई है ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए, तो मेरा वो वॉलेंट्री एसोसिएशन है। तो एक कंपनी किसी एक पर्पस के लिए बनाई जाती है, उसी पर्पस के लिए उस बिजनेस, उस पर्टिकुलर कंपनी के अंडर वही बिजनेस कंटिन्यू किया जाता है। अगला, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इट एग्जिस्ट only in contemplation of law. It is competent to enter into contracts and to own property in its own name. मैं इसको बता भी चुका हूं, ये only है, ठीक है ना? अबे क्या हो गया? ठीक, बात समझ में? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या है? ये एक ऐसा पर्सन है जो क्रिएटेड बाय लॉ है, इसके ऊपर कोई केस कर सकता है, ये भी किसी के ऊपर कोई केस कर सकता है। ये एकदम नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जीता है, ठीक है ना? चाहे तो प्रॉपर्टी खरीदे, चाहे तो कार खरीदे, लेकिन इसको चलाने वाले कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि इलेक्ट करता है उसके मेंबर्स। ठीक है, समझ में आया सबको? आगे बढ़ते, कॉर्पोरेट फाइनेंस। द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज जनरली डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ स्मॉल वैल्यू। दीज शेयर्स आर परचेज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। कहना क्या चाहते हैं? कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब इस तरह की कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स इशू करती है। जब वो अपने शेयर्स इशू करेगी, लोग उस शेयर्स को खरीदेंगे और कंपनी के पास पैसा आ जाएगा। सबसे बड़ा तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका कंपनी को पैसे जुटाने का होता है थ्रू शेयर्स। ठीक है ना? स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एंड कंट्रोल। गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल थ्रू कंपनी लॉ over the management of joint stock companies. A company is required to comply with several legal formalities and to file several documents with the registrar of companies. हर कंपनी को कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर, ताकि वो ये बता सके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कि क्या उसके फाइनेंसेस एक्चुअल में आ रहे हैं। इसी चीज को हम लोग स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एंड कंट्रोल बोलते हैं। सब बच्चों को समझ में आ गई यहां तक बात? फीचर सब बच्चों को क्लियर हो गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? अब डिस्टिंक्शन क्या तुम लिख सकते हो? कंपनी में क्या डिफरेंस है, पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? पार्टनरशिप कितने लोग चलाते हैं, कंपनी कितने लोग चला सकते हैं? कैन यू राइट द डिफरेंस? चलो, अगर नहीं लिख पाओगे तो बता दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। और अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्यों सेटअप की जाती है कंपनी? सबसे पहला है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन।
रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इज द नेसेसरी फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ पावर जनरेशन, कोल, ऑयल, स्टील, सीमेंट एटसेट्रा. These industries require huge investment and involve heavy risk. One of the objective of joint stock company is to develop infrastructure for rapid industrialization. देश में तेजी से ग्रोथ करने के लिए, देश में बड़े बड़े बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, देश में इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए कंपनीज का फॉर्मेशन किया जाता है. क्लियर है कि नहीं क्लियर? आगे बढ़ते हैं. लार्ज स्केल प्रोडक्शन. जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर आता है वो बड़े लेवल पर बिजनेस करता है. जॉइंट स्टॉक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू अंडरटेक मास प्रोडक्शन एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. लार्ज स्केल ऑपरेशंस प्रोवाइड इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन बाइंग. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब बल्क में प्रोडक्शन करना, एंड सेलिंग, मैनेजमेंट, मार्केटिंग एटसेट्रा. एज अ रिजल्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज एट लोअर प्राइसेस. तुम्हें पता है जॉइंट स्टॉक कंपनी क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर, बहुत मास स्केल लेवल पर बिजनेस को ऑपरेट करती है, इसीलिए वे अपने गुड्स और प्रोडक्ट्स की प्राइसेस ना मार्केट में बहुत नॉमिनल वैल्यू पे कर लगते हैं. जैसे एग्जांपल बताऊं, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है रिलायंस का जियो. जियो हम लोग यूज करते हैं. तुम देखो कि पहले किस रेट पर आता था, अब किस रेट पर हमारे पास सर्विसेज मिलती हैं. और अभी शादी के बाद तो उन्होंने रेट बढ़ा दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आज के रेट पे भी जो जियो की सर्विसेज है, जियो का जो प्राइस चार्ज करते हैं विच इज वेरी वेरी नॉमिनल. क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनका लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, बड़े लेवल पर वो बिजनेस कर रहे हैं. आते हैं तीसरे ऑब्जेक्टिव के ऊपर, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज. अब ये कैसे ऑब्जेक्टिव होता है? आओ देखते हैं. ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज बेनिफिशियल टू द सोसाइटी इकोनॉमिकली. It is also the objective of joint stock company to use the unutilized reserves of the country with the help of modern technology. भाई देखो, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े जितने भी बिजनेस हाउसेज होते हैं, वो काफी बड़े लेवल पर काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ऑपरेट करते हैं. ठीक है ना? अब जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ऑपरेट करेंगे तो वो रिसोर्सेज, जिस भी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कम से कम वेस्टेज करेंगे, जो कि उनके लिए भी फायदा है और देश के लिए भी फायदा है. अगर मैं कम रिसोर्सेज को वेस्ट करूंगा तो मैं ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल पाऊंगा, मैं अपने बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट बना पाऊंगा. ये ऑब्जेक्टिव होता है. आता है मोबिलाइजेशन ऑफ आइडल रिसोर्सेज, मतलब उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना जो आइडल पड़े हैं, जो खाली पड़े हैं. आओ जरा देखा जाए. पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन मोबिलाइज स्कैटर्ड एंड स्मॉल सेविंग्स ऑफ पब्लिक. These financial resources are invested in the industry. In this way, corporate organization seeks to increase the rate of capital formation in a country. अगर हम unutilized resources को, खाली पड़े resources को इस्तेमाल करेंगे तो हमारा धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने लगेगी. यह अगला ऑब्जेक्टिव होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का. सबको समझ में आ गया? आता है अगला पॉइंट विच इज सेल्फ रिलायंस. सेल्फ रिलायंस का लिटरल मीनिंग होता है बेटा आत्मनिर्भर हो जाना. In order to become self-reliant, a developing country like India must develop new industries. Production of crude oil in the country helps to reduce import bill. In addition to the import substitution, it is necessary to increase exports and earn foreign exchange. कहना क्या चाहते हैं? अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है, सेल्फ रिलायंट बनना है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को खड़ा करना पड़ेगा हमारे देश में. जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी उतना सामान हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जितना हम सामान एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा हमारा देश पैसे कमा पाएगा और ज्यादा आत्मनिर्भर बन पाएगा. अगला पॉइंट, ग्रोथ ऑफ सोशल सेक्टर एंड रूरल इकोनॉमी. Another objective of joint stock companies to help the growth of social sector like banking, insurance, transport, education, public health. Corporate organization also seeks to develop the rural economy. Agro-based industries such as sugar, tea, cotton, jute, etc. help to boost agriculture and revive rural economy. भाई देखो, सबसे पहला है growth of social sector. Social sector मतलब इंडस्ट्रीज के अलावा जितने भी सेक्टर्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए भी इंडस्ट्रीज को डेवलप होना जरूरी है. भाई इंडस्ट्रीज अच्छा चलेंगी तभी तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री काम कर पाएगी, तभी तो एजुकेशन इंडस्ट्री काम कर पाएगी, तभी तो हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी. और अगर हम रूरल इकोनॉमी को डेवलप करेंगे तो उसके लिए हमको उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज को डेवलप करना पड़ेगा, जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. अगर हम शुगर मिल, टी, कॉटन, जूट इनके ऊपर फोकस करेंगे तो हमारा जो रूरल एरियाज है उसके ऊपर भी तेजी से डेवलपमेंट होने लग जाएगा. सिंपल, समझ में आ रही बेटा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. चले बढ़े आगे. अगला, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. जितना ज्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, जितने ज्यादा कंपनीज डेवलप होंगी, उतने ज्यादा रोजगार के साधन डेवलप होंगे हमारी कंट्री में. पेपर में क्या लिख कर आना है, नोट्स देख लेते हैं.
Unemployment has become a chronic problem in India. Joint stock company provides direct employment to large number of people. It also creates employment opportunities by developing ancillary industries. Ancillary industries का मतलब related industries. मान लो हमारे देश में आगे चल के टेस्ला मोटर्स, आप आगे चल के इंडिया के अंदर फैक्ट्री लगाता है, टेस्ला कंपनी आ गई। टेस्ला कंपनी जब आएगी, फैक्ट्री लगाएगी, तो यहां पर लोगों को इनकम जनरेट होगी और उससे रिलेटेड एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी डेवलप होने लगेंगी, जैसे कि कार के कंपोनेंट्स, कार के पेंट वालों का काम चलने लगेगा, कार के जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स होते हैं, टायर्स बिजनेस होते हैं, रिलेटेबल बिजनेस जो होते हैं, एंसिलरी इंडस्ट्री होती है। एक मेन इंडस्ट्री के आने से एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी डेवलप होने लग जाती हैं। अगला, इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग का मतलब क्या है? जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे उनके रहने के तौर तरीकों में चेंज आएगा। अगर तुम 10,000 रुपए कमाते हो तो तुम 10,000 रुपए के हिसाब से रहोगे, तुम 1 करोड़ रुपए कमाते हो तो तुम 1 करोड़ रुपए के हिसाब से रहने लग जाओगे। उसे बोलते हैं इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन एम्स एट रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल through supply of better quality goods and services at lower prices. It can undertake research and development to improve quality and reduce prices. As a result, the luxuries of yesterday becomes necessities of today. जैसे पुराने जमाने में ना, थोड़े साल पहले तक एसी, फ्रिज, टीवी, इन सबको लग्जरी मानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज जाकर ये हमारी नेसेसिटी बन चुके हैं। तो आज जो लग्जरी है कल जाकर वो नेसेसिटी बन जाएगी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी बेटा। चलो अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। अब हम पता लगाते हैं कि फायदे क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के। पहला फायदा, लार्ज कैपिटल रिसोर्स। जिस कंपनी को ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, ज्यादा कैपिटल जुटानी होती है, उनको हमेशा कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस से ही बिजनेस करना चाहिए। अ पब्लिक कंपनी कैन हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स एंड सेल शेयर्स टू देम। The credit standing of a company is also high। मतलब कंपनी जितना मर्जी चाहे आए पैसे वो शेयर्स के थ्रू रेज कर सकती है। साथ में एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को आसानी से लोन भी मिल सकता है। ठीक है ना बेटा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज कैन बी इशूड टू मोबिलाइज फंड्स फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टर। अलग अलग इन्वेस्टर्स को अलग अलग तरह से हम लोग सिक्योरिटीज इश्यूज करके पैसे रेज कर सकते हैं, जैसे कि शेयर्स इशू कर दिया, डिबेंचर्स इशू कर दिया, लोन ले लिया, ठीक है ना, प्रेफरेंस शेयर्स दे दिया। लाइकवाइज देयरफॉर कंपनी कैन अक्यूमुलेट ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर लार्ज स्केल एंटरप्राइज। लार्ज स्केल एंटरप्राइज पे काम करने के लिए कंपनी ज्यादा पैसे इकट्ठे कर पाती है एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। आगे बढ़ते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी, इसका और बड़ा फायदा है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? हर एक मेंबर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है। मतलब हर बिजनेस के लॉस के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। वो कितने लॉस के लिए जिम्मेदार है? जितने का उसने पैसा बिजनेस में लगा रखा है। द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम। His personal property cannot be attached even if the company is unable to meet its creditors' claims. The risk is known and restricted. तो इसका ये दूसरा सबसे बड़ा फायदा है। तीसरा, कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस। कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अगर ओनर रहे या ना रहे, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एवर। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी enjoys uninterrupted existence over a long period of time as a company has a separate legal entity. Death or insolvency of its members do not threaten its existence. Insolvency का मतलब क्या होता है? अगर ओनर इसका बैंकरप्ट हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो भी बिजनेस चल सकता है, बिकॉज बिजनेस जो ये कंपनी है उसकी एक अलग लीगल एग्जिस्टेंस है और इसके जो मेंबर है उनकी एक अलग लीगल एग्जिस्टेंस है। आगे बढ़ते हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगला पॉइंट है एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब क्या है? अ कंपनी कैन एम्प्लॉय हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स। एक बड़ी कंपनी ना जितना मर्जी चाहे उतने अच्छे एक्सपर्ट्स को हायर कर सकती है इन डिफरेंट एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर्स हेल्प्स इन इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब देखो भाई, बिजनेस ये ना कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस बड़े लंबे बड़े लेवल पर बिजनेस हो रहा है, तो अब इनके पास बहुत पैसा है, जैसा चाहे वैसा प्रोफेशनल हायर कर सकते हैं। और जब अच्छे बंदे एक बिजनेस में हायर करोगे तो ऑटोमेटिकली बात है मैनेजमेंट इफेक्टिव हो जाएगा। आगे आते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स के ऊपर। अच्छी बात है,
जब मर्जी चाहे एक शेयर्स किसी दूसरे के पास ट्रांसफर हो सकता है, तो ये भी इसका एक मेरिट है। द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज so that a member can easily sell his shares. He is not bound to keep them for life. जब मर्जी आए शेयर खरीदो, जब मर्जी आए शेयर वापस कर सकते हो, बिकॉज ये स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड होते हैं। अगला मेरिट है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब है इतना बल्क लेवल पर प्रोडक्शन करना कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम से कम होती चली जाए। द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड ट्रिमेंडस स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। Large capital and professional management facilitates large scale operations. Therefore, company can fully secure the advantage of large scale in production, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड अदर एरिया ऑफ बिजनेस। जब एक बिजनेस बड़े लेवल पर काम करती है तो धीरे धीरे प्रोफेशनल मैनेजमेंट, धीरे धीरे वो सारे डिपार्टमेंट्स आपस में सिंक होते हैं और जो कंपनी को फायदा पहुंचाते हैं। ये भी एक मेरिट है। आगे बढ़ते हैं डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है? यहां पर हर एक डिपार्टमेंट के पास, हर एक कंपनीज के अंदर फ्रीडम होती है डिसीजन लेने की, उसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। मतलब डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू जनरेट बॉडी ऑफ मेंबर्स। द कंपनी एक्ट हैज लेड डाउन सेवरल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स। दिस प्रिवेंट्स ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। किसी को चीट, किसी को हैरेस नहीं किया जा सकता इन अ कंपनी एंड इंश्योर दैट इट इज मैनेज्ड ऑन अ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। स्वतंत्रता होती है, आसान भाषा में फ्रीडम होती है। अगला गुडविल। जितनी बड़ी कंपनी उतनी अच्छी उसकी रेप्यूटेशन। अ कंपनी एंजॉयज गुड रेप्यूटेशन एंड प्रेस्टीज इन द बिजनेस वर्ल्ड। अ कंपनीज एक्टिविटीज आर सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी बाय ऑडिटर्स। हर एक कंपनी के अकाउंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स वेरीफाई करते हैं तो पता चल जाता है कि भैया ये सही इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। एंड द गवर्नमेंट, इट्स अकाउंट्स आर पब्लिश्ड एंड दे आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, देयरफॉर अ कंपनी एंजॉयज पब्लिक कॉन्फिडेंस। जैसे जैसे सारी इंफॉर्मेशन कि एक कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, एक कंपनी कितने लॉस में है, ये सारी इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक को बताई जाती है बिकॉज इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। इससे लोगों का ट्रस्ट कंपनी के ऊपर बहुत बढ़ता है। अगले पे आते हैं सोशल एडवांटेज। अ कंपनी ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। इट हेल्प्स इन वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो फैसिलिटेट्स द ग्रोथ ऑफ स्टॉक मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोफेशनल मैनेजर्स। जिसकी वजह से इनकी जो मार्केट में जो सोशल एडवांटेज है इस तरह के कंपनीज को मिल सकते हैं। जब लोग को एम्प्लॉयमेंट दिया है, लोग शेयर्स को ग्रोथ कर रहे हैं, तो बहुत सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं एक कंपनी के साथ, जिसका एडवांटेज उस कंपनी को उसके रेप्यूटेशन में ऐड ऑन करता है। ठीक है बेटा, अब कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे, और यही हमारा लास्ट टॉपिक है डीमेरिट्स ऑफ कंपनी को लेकर। ठीक है ना? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप और कंपनी कर लेना, वैसे तो कर लो, मेरे हिसाब से अच्छी चीज है, लेकिन नहीं भी करोगे तो सिलेबस से एक्सक्लूड किया हुआ है, स्किप भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर थोड़ी सी भी बात मानते हो, पर्सनल सजेशन, तो डिफरेंस 4-5 जरूर पढ़ लेना। अब सबसे बड़ा डीमेरिट क्या है? बहुत लीगल फॉर्मेलिटी है भैया। एक कंपनी को स्टार्ट करने में, चलाने में बहुत पेपर वर्क है जो आपको करना पड़ता है। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस. Too many legal formalities have to be observed and several legal documents have to be prepared and filled. Delay in formation may deprive the business the momentum of an early start. भाई इतना ज्यादा पेपर वर्क होता है, इतना ज्यादा पैसा लगता है, इतना ज्यादा डॉक्यूमेंट मेंटेन करने होते हैं कि एक आम आदमी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस तो कर ही नहीं पाता है. दूसरा, लैक ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि डायरेक्टर के हाथ बंधे हैं. डायरेक्टर कंपनी नहीं है, डायरेक्टर एक कंपनी का पार्ट है, चुनी हुई एक पोजीशन है जो उसको मेंबर्स ने दी है. तो डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ अ कंपनी हैव लिटिल पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इन द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी. Divorce between ownership and control and absence of direct link between efforts and rewards lead to lack of personal interest and incentive. भाई देखो, अगर मेरी दुकान है, सोल प्रोप्राइटर हूं मैं, मेरे को जितना प्रॉफिट होगा वो सब मेरा, जो नुकसान होगा वो भी सब मेरा, तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट होता है बिजनेस के अंदर. लेकिन कंपनी में क्या होता है ना, डायरेक्टर्स का उतना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है, बिकॉज अगर सारा फायदा हुआ तो कंपनी का नुकसान हुआ तो कंपनी का डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ सैलरी ही विड्रॉ करता है. समझ में आई बात? तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोटिवेशन डायरेक्टर्स का कम हो जाता है. फिर अगले पे आते हैं डिले इन डिसीजन मेकिंग. भाई कंपनी में ना बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो अकेले डिसीजन नहीं लिया जा सकता, या डिसीजन जब भी लिया जाएगा तो वो डिलेड हो जाता है. द रेड टेप
and bureaucracy do not permit quick decisions and prompt action. There is little scope of personal initiative and sense of responsibility. Paid employees like to play safe and tend to shift responsibilities. तो होता ना कि अरे सर मैं तो काम करना चाहता हूं लेकिन मेरे से हो नहीं पाया, तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से एक कंपनी फॉर्म में, बिजनेस में, डिसीजन मेकिंग में डिले होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। करप्ट मैनेजमेंट, जितना बड़ी संस्था उतना बड़ा करप्शन भी होने के चांसेस हैं। तो तुमने देखा होगा कई बार कि कॉर्पोरेट्स में बहुत पॉलिटिक्स होती है। अगर आपके पेरेंट्स कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो उनसे एक बार पूछिएगा, समझ में आ जाएगा। In a company, there is often danger of fraud and misuse of property by dishonest management. Bogus companies may be formed to deprive investors of their hard-earned money. Clever and dishonest promoters and directors may exploit the small and ignorant investors for their personal gain. आपने देखा होगा स्कैम 1992, उसके अंदर हर्षद मेहता कैसे एक एसीसी कंपनी को, जो कि शेयर 300 था, उसका शेयर 10,000 रुपए तक कर देता है। तो क्या होता है, इस तरह के प्रमोटर्स मिल जाते हैं, जिससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, इन्वेस्टर्स का होता है। जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो इस तरह की कंपनी या बोगस कंपनीज के बीच में फंस जाती हैं और नुकसान करा देते हैं इन्वेस्टर्स का। तो वैसे ही अब सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो उस पर बहुत ध्यान रखता है कि किसी भी इन्वेस्टर के साथ कुछ भी गलत ना होने पाए। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, क्योंकि गवर्नमेंट आपके सारे के सारे पेपर्स स्क्रूटनी करती है, ऑडिट कराती है, आप अपनी मर्जी से काम कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, बहुत इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट का। एट एवरी स्टेज इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी देयर आर लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस, सेवरल लीगल प्रोविजंस हैव टू बी फॉलोड एंड रिपोर्ट्स हैव टू बी फिल्ड। सच लीगल इंटरफेरेंस इन डे टू डे ऑपरेशन रिजल्ट्स इन लैक ऑफ सीक्रेसी। एक कंपनी कुछ भी छुपा कर नहीं कर सकती, सब कुछ उसको उजागर करना ही पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट थ्रू लीगल एक्शंस बहुत ज्यादा होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक डीमेरिट है। अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन मतलब होता है कि आप शेयर प्राइसेस को चेंज करना, लोगों को चीट करना। अनहेल्दी स्पेकुलेशन का मतलब क्या है, मैनिपुलेट करना। डायरेक्टर्स में मैनिपुलेट एनुअल अकाउंट्स टू मेक इलीगल गेन्स थ्रू स्पेकुलेशन इन द कंपनी शेयर। हो सकता है कंपनी के पास प्रॉफिट ना हो, लेकिन वो प्रॉफिट दिखा रही हो ताकि उसमें, उस कंपनी में ज्यादा लोग शेयर्स इन्वेस्ट करें, शेयर्स के थ्रू इन्वेस्ट करें। और हो सकता है कंपनी में प्रॉफिट हो लेकिन लॉस दिखा रही होगी, उसको टैक्स अवॉइड करना हो, तो इसे बोलते हैं अनहेल्दी स्पेकुलेशन। A few individuals may corner the shares to gain control of the company. Violent fluctuations in the share prices cause unhealthy speculation, reduce investors' confidence and lead to financial crisis. अगर कंपनी के शेयर्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, कुछ प्रमोटर्स कंपनी के शेयर्स को कॉर्नर कर लेते हैं, मतलब खरीद देते हैं और एकदम से शॉर्ट सेल कर देते हैं, जिसकी वजह से भी इन्वेस्टर्स का नुकसान होता है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वेरियस ग्रुप्स, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, डायरेक्टर्स एक्सेट्रा। सच कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस एम्प्लॉय मोरल एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। हो सकता है कि डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में हमेशा लड़ाइयां चलती रहती हो बिजनेस के अंदर। हो सकता है डायरेक्टर्स एम्प्लॉइज की नहीं सुनते हो सकता है इन्वेस्टर डायरेक्टर की ना सुनता हो, जिसकी वजह से जो जनरल इन्वेस्टर्स है, जो कॉमन इन्वेस्टर है कंपनी का, उसको नुकसान फेस करना पड़ता है। चलो बेटा, हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो है सोशल इविल, और ये लास्ट पॉइंट है हमारा। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में गिव राइज टू ग्रोथ ऑफ प्राइवेट मोनोपोली एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। बिग कंपनीज में यूज देयर इकोनॉमिक पावर टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिशियंस एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, लीडिंग टू करप्शन इन पब्लिक लाइफ। कई बार तुमने सुना होगा कि अंबानी अडानी जी सरकार चला रहे हैं, सुना है ना, पता नहीं वो कितना सही है, लेकिन यह बोला जाता है कि अगर कोई कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है तो कहीं ना कहीं वो देश में रूल करने लग जाती है थ्रू पॉलिटिशियंस। आई होप तुम्हें यहां तक की बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। दिस टॉपिक इज नॉट देयर इन द सिलेबस, सो दैट इज इट फ्रॉम चैप्टर नंबर 7। और अब बहुत रॉकेट की स्पीड से आपको वीडियोस मिलने वाले हैं, तो कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ये जाओ और डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर। साथ में फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन है जहां से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। लव यू ऑल, दिस इज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।